तो हेलो छुटको एंड छुटकियों, 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छुटको एंड छुटकियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी ऑर्गेनिक या तो उसके पार्ट का यूज करके नए यूजफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन यानी इसके यूज कहां कहां होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में सबसे पहले मेडिसिन या थेरेप्यूटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जीएम क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, बायो रेमिडिएशन में यूज किया जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। हम जानते हैं कि तो चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव में जो फसल होते हैं वे बड़ी मेहनत से फसल को उगाते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, तीन समस्या है। पहला समस्या क्या है कि जो फसल होते हैं उनको कीड़े नष्ट कर देते हैं। दूसरा समस्या यह है कि यदि वह केमिकल फर्टिलाइजर या तो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो वहां का जो सॉइल और वाटर है वह उसमें क्या हो जाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। और तीसरा समस्या यह है कि कुछ फसल में पोषण कम होते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचे कि क्यों ना इसके समस्या का समाधान डायरेक्ट जीन पे काम करके किया जाए। यानी बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि हमारे नेचर में जो पहले से जो बेस्ट के रूप में प्रेजेंट है उन्हीं का स्मार्ट यूज करके हम क्या करेंगे, इंसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वे प्लांट्स, माइक्रोब्स या तो जीन का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर का यदि बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला बात आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होते हैं कि जो किसान होते हैं वे अपने फसल में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का यदि यूज करते हैं या तो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो प्रोडक्शन भले ज्यादा होती है, लेकिन सॉइल और वाटर का जो पॉल्यूशन है वो भी क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। अब दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यदि किसान किसान क्या करेगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यदि यूज करेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, यानी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम ही होगा। अब तीसरा में क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी ये पहला और दूसरा में क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्या है, कोई ना कोई दिक्कत है। अब तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ, इसमें साइंटिस्ट डायरेक्ट जो भी चीज है उसके जीन पे काम करेंगे। यानी एक उदाहरण समझते हैं। तो एक उदाहरण है कॉटन प्लांट का। अब कॉटन प्लांट में क्या होते हैं कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉटन बॉलवर्म, वह उस पर अटैक करता है और उस कॉटन प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अब साइंटिस्ट ने सोचे कि यदि ऐसा बात है तो क्या किया जाए। तो साइंटिस्ट बोले कि एक बैक्टीरिया हमको याद है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी, जिसको हम बोलते हैं बेसिलस thuringiensis। ठीक है। अब यह जो बैक्टीरिया, जो बीटी बैक्टीरिया है, यह क्या करता है, यह इसके अंदर एक होता है क्राइजीन। क्या होते हैं, क्राइजीन, जो क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। जो यह बॉलवर्म यानी कॉटन बॉलवर्म जो बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है।
यानी इसके द्वारा, बीटी के द्वारा क्राई प्रोटीन जो वहां पे सिक्रेशन हो रहा है, क्राई प्रोटीन जो वहां पे बनता है, वह इस बैक्टीरिया के लिए एक जहर है। क्या है? जहर है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए, क्या लगाए दिमाग, बोले कि यह क्राई प्रोटीन भले क्या होता है, इस बैक्टीरिया के लिए जहर है, लेकिन इंसानों के लिए क्या है, यह नॉर्मल है। तो इसने दिमाग लगाया कि इसका जो क्राई प्रोटीन है उसको क्यों ना हम कॉटन के प्लांट में इंजेक्ट कर दें। अब वह जो क्राई प्रोटीन है उसको साइंटिस्ट ने कॉटन के प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। अब उसमें जब इंजेक्ट किया तो अब कॉटन केवल था, वो कॉटन प्लांट, अब उसमें डाल दिया गया बीटी, बीटी बैक्टीरिया के क्राई प्रोटीन को। दैट मीन्स वह प्लांट अब बन गया बीटी कॉटन। क्या बन गया? बीटी कॉटन। अब क्या होगा, अब यह बैक्टीरिया जैसे उसमें अटैक करेगा, उसके पत्तों को खाएगा, तो अब उसमें प्रेजेंट जो क्राई प्रोटीन है वह उसके गट में एंटर हो जाएगा। उसके गट में जैसे एंटर होगा तो वहां की जो सेल्स हैं उसके सेल में क्या करेगा, पोर क्रिएट कर देगा, और फिर वह स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्वेलिंग जैसे होगा फिर वह ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और वहीं पे बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके, तो समस्या का तो समाधान ही हो गया यहां पे। ठीक, तो यहां पे जो क्राई प्रोटीन जो है, ठीक है, क्राई प्रोटीन जो क्राइजीन निर्माण करते हैं, मतलब क्राइजीन क्राई प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ क्राइजीन दो तरह के होते हैं। एक होता है क्राई 1AC और एक होता है क्राई 2AC, जो कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, यानी कॉटन बॉलवर्म को यह कंट्रोल करते हैं। अब दूसरा होता है क्राई 1AB, जो कंट्रोल कॉर्न बैरर, जो यह किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बैरर को। ओके, अब बात करते हैं RNAi के बारे में। तो RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफेरेंस, यानी सोचो कि हमारे बॉडी का जो सेल है वह क्या है, एक फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन होंगे, प्रोटीन का। क्या प्रोडक्शन होंगे, प्रोटीन का। तो सेल के पास क्या होता है, एक अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो वह कभी भी प्रोटीन को बनने से रोक सकता है। यानी हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि RNAi जो है वह एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो सेल में प्रेजेंट mRNA होता है उसको साइलेंट करवा देता है, उसको चुप करवा देता है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाए। यानी होता क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई सेल में यदि वायरस एंटर कर गया, तो जब सेल में वायरस एंटर करता है तो वायरस क्या करता है, उस सेल में DsRNA यानी डबल स्ट्रैंड RNA का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, जो वह सेल के बहुत ही खतरनाक होता है। अब क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड RNA वहां पे जैसे फॉर्मेशन हुआ, तो सेल से एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डाइसर। अब सेल बोलता है कि डाइसर तुम क्या करो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए को एकदम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दो। तो ये डाइसर क्या करता है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए को एकदम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है, और यही टुकड़ों टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, SIRNA, यानी स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब यह जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जुड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम RISC के नाम से भी हम जानते हैं। अब जब इसके साथ RISC जुड़ा तो ये जो इसमें जो प्रेजेंट siRNA में जो प्रेजेंट पैसेंजर स्ट्रैंड है वह इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसके पास केवल क्या बचता है, गाइड स्टैंड। क्या बचता है, गाइड स्टैंड। अब गाइड स्टैंड बोलता है कि जब तक मेरे मैचिंग के mRNA नहीं मिलेंगे तब तक मैं उसको टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब क्या करता है, गाइड स्टैंड ढूंढता है अपने टारगेट mRNA को, और उसको ढूंढ के क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है। तो जब उस पर अटैक कर देता है तो इसमें प्रेजेंट है RISC साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या करता है, वो mRNA को क्या करता है, वो mRNA को एकदम साइलेंस कर देता है, उसको चुप कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उसको कट कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है।
जब mRNA ही डिग्रेड हो गया तो अब उस सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा? अब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो वायरस वहां एंटर किया है वह अपना कॉपी कैसे बनाएगा? यानी वायरस वहां पे एंटर हो के भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वह मेडिसिन में कैसे होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज मेडिसिन में फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन के लिए होता है, जीन थेरेपी के लिए होता है और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए होता है। अब यदि बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन का, तो फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है? चलिए यहां पे हम जानते हैं कि यदि हमको कोई भी मेडिसिन ज्यादा मात्रा में बनाना है तो हम क्या करते हैं? जैसे कि मान के चलिए कि यदि हमको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन को क्या करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन से उठाते हैं, उसको बैक्टीरिया में डालते हैं, बैक्टीरिया उसको लार्ज प्रोडक्शन में बना के हमको देता है। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि देखिए कि यदि हमको फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन में फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन यदि हमको बनाना है तो होता क्या है कि जो जीन इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन का जो जीन होता है, ठीक है, उसको लिया जाता है, लेके बैक्टीरिया सेल में डाला जाता है। अब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, फिर वह जो बैक्टीरिया में क्या होता है, वह जीन इंसुलिन क्या होता है, वह चेंज होता है किसमें? प्रो इंसुलिन में। किसमें? प्रो इंसुलिन में। अब प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं आप पेप्टाइड, सी पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में 21 एमिनो एसिड होते हैं, सी पेप्टाइड में 33 एमिनो एसिड होते हैं और बी पेप्टाइड में 30 एमिनो एसिड होते हैं। अब फिर क्या होता है कि यह आपस में फोल्ड हो जाता है। क्या होता है? आपस में फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे आपस में फोल्ड हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्रो इंसुलिन बना था वह एक्चुअली में वह नॉट फंक्शनल होता है, वह काम अभी नहीं कर सकता है। अब क्या होगा? ये फोल्ड होगा। अब जैसे फोल्ड होगा तो यहां से फिर क्या होगा कि जो सी पेप्टाइड होता है वह रिमूव हो जाता है। और जब सी पेप्टाइड रिमूव होता है तो यहां पे बच जाते हैं केवल ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, जो एक मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन बन जाते हैं। इसी तरह इंसुलिन का प्रोडक्शन और इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन की कमी को पूरी करने के लिए इंसुलिन दिए जाते हैं। तो यह टेक्नोलॉजी मेडिसिन को बनाने में यूज किया गया। इसी कारण हम बोले कि बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? जीन थेरेपी। देखिए, जीन थेरेपी का सिंपल सा मतलब होता है कि जीन का इलाज करना। जीन का इलाज कैसे होगा? सोचिए कि हमारा जो बॉडी है एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो मशीन है वो कौन है? सेल है। वो कौन है? सेल है। और वो मशीन का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है एक इंस्ट्रक्शन बुक है, जो कौन है? जीन है। और उसी के पास सारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, ठीक है। अब जीन के पास क्या है? इंस्ट्रक्शन बुक है, यानी जीन ही क्या है कि इंस्ट्रक्शन बुक है। अब उस इंस्ट्रक्शन बुक का कोई एक पन्ना में कुछ गड़बड़ प्रिंटिंग यदि हो जाता है, यानी किसी तरह के कोई जीन में यदि कोई गड़बड़ी आ जाता है, तो फिर सेल जो मशीन के रूप में वहां काम कर रही है, वह जो काम करना चाहिए वह काम ना करके उसका काम गड़बड़ा जाता है और वह कोई दूसरा काम करने लगता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? हम लोग को डिजीज हो जाते हैं। और जब हम लोग को डिजीज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अब क्या करना है कि जो जीन है जिसमें गड़बड़ी आया है उस जीन को रिप्लेस करना या तो रीस्टोर करना, और उसके जगह पे क्या करना कि एक नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं। यानी जीन का सही से इलाज कर देना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का सिंपल मतलब यह होता है
कि कोई भी बीमारी के डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के नाम से हम जानते हैं। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो टूल्स होते हैं, एक होता है पीसीआर जिसको हम पॉलीमर चेन रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है ELISA जिसको हम एंजाइम लिंक्ड यूमिनो सॉर्बेंट एसे के नाम से हम जानते हैं। अब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। यानी क्या होता है कि जब सैंपल को हीट किया जाता है तो वहां प्रेजेंट जो डीएनए होते हैं उसके दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल जाते हैं, यानी एक जीप की तरह खुल जाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें उसमें क्या होता है कि प्राइमर आके जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम एनियलिंग। और फिर क्या होता है कि बाद में फिर एक नया स्ट्रैंड आके फिर उसमें जुड़ जाता है, उसके बाद फिर नया डीएनए बन जाता है, यानी डीएनए का कॉपी हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक्सटेंशन, जिसको हम पॉलीमराइजेशन के नाम से हम जानते हैं। सिंपल सा बात समझिए कि मान के चलिए कि कोई चोर को यदि पकड़ना है तो पुलिस क्या करती है कि उस चोर का यदि एक फोटो कॉपी उसके पास है तो पुलिस क्या करती है, उस फोटो कॉपी को बहुत सारे फोटो कॉपी बनाती है और उसके सभी जगह पे भेज देती है, जिससे क्या होता है कि वह चोर को पकड़ना आसान हो जाता है। सेम प्रोसेस क्या होता है वह यही यहां पर भी होता है कि डीएनए का फोटोकॉपी बना के क्या होता है उसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि एक्चुअली में क्या समस्या है। तो इसका जो यूज होता है HIV, हेपेटाइटिस या तो फिर कोविड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके। अब आगे बात करते हैं, आगे है ELISA जिसको हम एंजाइम लिंक्ड यूमिनो सॉर्बेंट एसे के नाम से जानते हैं। इसमें इसको हम जनरली लॉक की टेस्ट भी बोलते हैं। लॉक की टेस्ट मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि किसी ह्यूमन में कोई बीमारी होगा, ठीक है, उसका डिजीज को यदि पता करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि ELISA के प्लेट में एंटीजन चिपका दिया जाता है। ओके। अब कोई भी ह्यूमन यदि इंफेक्टेड होगा तो उसके अंदर उस एंटीजन का एंटीबॉडी होगा, तो उसका जो सैंपल है उस एंटीजन में डाला जाता है। जैसे डाला, यदि उसके अंदर उस एंटीजन का एंटीबॉडी यदि प्रेजेंट है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। जब बाइंड करेंगे तो फिर वहां से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, ELISA बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या हो गया कि कोई बाहर वाले जीन को किसी एनिमल के अंदर डाल देना और वह जीन एनिमल के अंदर भी यदि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तब वह एनिमल क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा। ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि देखने के लिए कि कोई भी जीन को यदि हम एनिमल में डाल रहे हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। उसके बाद स्टेडिंग डिजीज, मान के चलिए कि किसी में कोई दिक्कत है और वह दिक्कत वाले जीन यदि हम एनिमल में डाल दिए तो जो बीमारी उसमें है वही बीमारी यदि एनिमल में भी शो होने लगा तो इसको हम जानकारी के लिए कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, इसको स्टडी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोले तो मेडिसिन सब बनाने के लिए। उसके बाद क्या है कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए। वैक्सीन सेफ्टी मतलब मान के चलिए कि कोई एक नया वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ है, अब उसको डायरेक्ट तो हम ह्यूमन में नहीं टेस्ट कर सकते हैं, रिस्की हो जाएगा, तो पहले क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में टेस्ट करेंगे। यदि उस पर असर कर गया तो फिर बाद में फिर हम उसमें ह्यूमन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हो गया, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मतलब कोई भी केमिकल रिलेटेड कोई नए चीज का इन्वेंशन हुआ, चाहे ड्रग्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं कि उसका टेस्टिंग के लिए डायरेक्ट हम ह्यूमन पे पहले नहीं, पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे पहले टेस्ट करते हैं, यानी पता करते हैं कि कितना मात्रा में डालेंगे कि सही यूज का उसका यूज हो पाएगा। ठीक है। तो इस चीज के टेस्टिंग के लिए हम फिर ट्रांसजेनिक एनिमल का सहारा लेते हैं। ओके। अब आगे है इथिकल इशू। इथिकल इशू का मतलब क्या हो गया, इथिकल इशू का मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि मान के चलिए कोई साइंटिस्ट जो है
वह चाहती है कि हम एक ऐसे नए टेक्नोलॉजी को लाएं जिससे क्या होगा कि किसी बच्चे का कलर, हाइट और उसके इंटेलिजेंसी पहले से पता चल जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सवाल मन में क्रिएट होते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारे मन में क्या होते हैं, सवाल क्रिएट होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इथिकल इशू के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं पेटेंट का। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति एक नए चीज का इन्वेंशन किया है, तो गवर्नमेंट उसको उस इन्वेंशन के लिए एक लीगल राइट देती है, जिसका मतलब क्या होता है कि उस इन्वेंशन का ओनरशिप वह खुद होगा, यानी उसके परमिशन के बिना कोई उसका यूज नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई कॉपी कर सकता है, ना ही उसको कोई सेल कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेटेंट। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट लिया जाता है किसके लिए, जीएम क्रॉप्स, मेडिसिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीन्स या प्रोटीन्स। ओके, अब बात करते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई दूसरे कंट्री के लोग या तो फॉरेन कंपनी किसी कंट्री में आते हैं और वहां के जो बायोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, माइक्रोब्स और ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, उसको बिना परमिशन के और बिना बेनिफिट शेयर किए ही उसका कमर्शियल यूज या तो फिर उसका पेटेंट ले लेते हैं, तो उसी को हम बायोपायरेसी बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि सपोज कीजिए कि आपके गांव में नीम से दवा बनती है और हल्दी का यूज घाव को ठीक करने में किया जाता है। अब क्या हुआ, यह तो ट्रेडिशनली बहुत पहले से चलती आ रही है, लोगों को यह चीज मालूम है, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि कोई फॉरेन कंपनी आई उस गांव में, ठीक है, अब वहां से उस नीम से दवा बनने का फॉर्मूला को वहां उठाई और वह अपने देश में चल गई और वहां के गवर्नमेंट को जाके बोली कि देखिए इसका इन्वेंशन हमने खुद किया है, यानी गवर्नमेंट से वह अपना पेटेंट ले लिया, यानी उसका ऑनरशिप वह खुद ले लिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।